हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ। आज की ये जो वीडियो हमने बनाने का फ़ैसला लिया, उसके पीछे एक सवाल था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जिन्होंने 12th पास कर लिया है, या कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक सवाल रहता है कि हमें वो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और सवाल रहना भी चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट अपनी लाइफ का कीमती समय, कीमती वक्त पढ़ाई पे खर्च करता है, वो बीए करता है, बीएससी करता है, बीकॉम करता है, इंटर पास करता है और सारे डिग्री डिप्लोमे हासिल करता है, तो उसकी खुद उम्मीदें रहती हैं कि उसे गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी चाहिए। उसके साथ साथ उसकी फैमिली और समाज की उम्मीदें भी उससे रहती है कि उसको गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी चाहिए। लेकिन एक बात की कमी रहती है कि उसके दिमाग में डाउट रहता है, एक कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर सरकारी नौकरी पाने की सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति क्या है। आखिरकार कौन सी रणनीति से सरकारी नौकरी पाई जा सकती है, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, क्या करें आखिर जो सरकारी नौकरी को पाना हमारे लिए आसान हो जाए। क्योंकि मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने अपनी लाइफ के तकरीबन 5 से लेकर 6 साल मैंने सरकारी जॉब की तैयारी की, उसको फुल टाइम दिया। उस एक्सपीरियंस के आधार पर, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि वो क्या स्ट्रेटजी है, वो सही रणनीति क्या है किसी जॉब को पाने की, वो चाहे कोई भी सरकारी नौकरी हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बहुत लंबी नहीं है, इसको स्किप नहीं करें। और ये सभी एक्सपीरियंस के लिए, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे आप साइंस वाले हों, आप आर्ट्स वाले हों, कॉमर्स वाले हों, या हर एक स्टूडेंट जिसका कहीं ना कहीं दिमाग में एक सवाल है, एक खुद से सवाल है कि मैं सरकारी नौकरी कैसे हासिल करूँ। और ज़्यादातर लोग ये चाहते भी हैं कि पढ़ाई पर उन्होंने बहुत पैसा और टाइम खर्च किया होता है, तो एक ये होता है कि पढ़ाई से कुछ रिटर्न आए, पढ़ाई से के रिज़ल्ट में हमें एक जॉब मिले। तो इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए, इसी का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो इसी पूरी स्ट्रेटजी को, जो पॉलिसी है, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपके साथ इसको शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पर हम जॉब से संबंधित चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जॉब से संबंधित क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बताते हैं, और एक कुल मिला के स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग करते हैं, उनकी करियर गाइडेंस करते हैं कि उन्हें कौन सी जॉब करनी चाहिए, उनके लिए कौन सी जॉब बेहतर है करनी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जी, हमारी उम्मीदें और हमारे समाज और हमारी फैमिली की उम्मीदें हमसे ये होती हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और कहीं ना कहीं जब हमने पढ़ाई को इतना टाइम दिया है, 10, 15, 20 साल खर्च किए हैं पढ़ाई पर, तो पढ़ाई से कुछ ना कुछ रिटर्न आना चाहिए, कुछ बैक हमें मिलना चाहिए, जो कि सरकारी नौकरी के रूप में हो सकता है। तो उस पर खरा उतरने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। जैसे पहली चीज़, जिस भी नौकरी की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले क्या करें, पहले खुद को समझें कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने कौन कौन सी डिग्रियाँ हासिल की हैं, किन किन नौकरियों के लिए आप एलिजिबल हैं, किन किन नौकरियों के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका मिजाज कैसा है, कौन सी नौकरी आप करना पसंद करते हैं। पहले एक टारगेट बना लें। पहली चीज़, अपने माइंड में एक पूरा माइंड मेकअप बना लें कि मुझे इस जॉब की तैयारी करनी है, ये जॉब मैं करना चाहता हूँ, और ये काम ईमानदारी से होना चाहिए। हाफ हार्टेडली या अधूरे मन से करने वाला काम को कामयाबी नहीं मिल सकती। ये काम आपकी पूरी कैपेसिटी के साथ, पूरी खुद के, किसी और को नहीं, आपकी खुद की ईमानदारी के साथ होना चाहिए। सही जॉब का सिलेक्शन। सरकारी नौकरियां सारी ही अच्छी होती हैं, कोई नौकरी ख़राब या बुरी नहीं होती, लेकिन हमें अपने हिसाब से सोचना होता है कि हमारे लिए कौन सी जॉब बेहतर है, जो हमारे मिजाज को, हमारे एप्टीट्यूड को सूट करती है और हमारी क्वालिफ़िकेशन से भी मैच होती है, जो हमने क्वालिफ़िकेशन हासिल की है। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। तो एक कैंडिडेट सब नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग क्वालिफ़िकेशन है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं उसके लिए अलग क्वालिफ़िकेशन है,
आप आर्मी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं तो उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन है। पुलिस में जाना चाहते हैं उसके लिए अलग मेजरमेंट और अलग क्वालिफिकेशंस हैं। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि ईमानदारी के साथ ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना है, अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है कि हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन है और हमारा एप्टीट्यूड कैसा है, किस जॉब को आप सीरियसली करना चाहते हो। आपके दिमाग में बिल्कुल ये है कि ईमानदारी से आप उस जॉब को पाना चाहते हो, तो थिंक ऑनेस्टली अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद में आप डिसाइड कर लें कि मुझे ये पार्टिकुलर जॉब करनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक करियर गाइडेंस वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है हमारे चैनल पर, उसको देख लें। हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो जॉब्स हैं सरकारी, उसके बारे में वीडियो बनाई है कि उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो उसको देख लें अगर आपको कोई इसमें क्लियरिटी नहीं है। तो एक बार जब आपने ये तय कर लिया खुद से ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, मेरे पास इस जॉब से संबंधित, इस जॉब से रिलेटेड सारी क्वालिफिकेशन है और मैं इस नौकरी में फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हूँ, पहली चीज़ आपने पूरी कर ली। उसके बाद में दूसरा काम क्या होता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। उसके बाद में उस जॉब के बारे में आप बहुत सारी रिसर्च करें, हर चीज़ जान लें, एवरीथिंग। उसके पेपर्स कितने होते हैं, कितनी स्टेज में एग्ज़ाम होता है। जैसे कि आप, मुझे लगता है सब लोग ही ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हर नौकरी के लिए अलग अलग स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। अमूमन आम तौर पर 3 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं नौकरियों के लिए। पहला वो होता है जो वन डे एग्ज़ाम होता है, खाली एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में आपको नौकरी मिल जाती है। दूसरे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ नौकरियां ऐसी भी है जिसका 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। मतलब पहले आपका प्रीलिम होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद में फिर इंटरव्यू होता है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपका सिलेक्शन होता है। तो अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, हर नौकरी के लिए अलग पैटर्न होता है। तो उसको अच्छे से जान लें, उस पर खूब सारी रिसर्च कर लें, गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट की हेल्प से, या आपके जो सीनियर्स हैं, आपसे जो बड़े हैं, जो सरकारी जॉब में हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। पहले उसके बारे में एवरीथिंग, यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट दैट जॉब जो आप करना चाहते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने घंटे का समय होता है, कितने पेपर्स आते हैं, कितनी स्टेज में एग्ज़ाम होता है और क्या क्या प्रोसेस है। जब आप पूरी चीज़ें जान जाएं, कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कराती है उस नौकरी का, और कितने घंटे का समय होता है। क्योंकि मैं आपको समय के बारे में क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज होता है। मतलब उन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्वेश्चन की जो नेचर होता है वो टाइम टेकन होता है, हमें एक क्वेश्चन को हल करने में लंबा टाइम लगता है। लेकिन जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होती है वो कम समय देती है, तो हमें उसी दायरे के दौरान, उसी टाइम ड्यूरेशन में एग्ज़ाम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। जैसे एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है या DSSB का एग्ज़ाम होता है, ये बहुत कम टाइम देते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। उनमें भी रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं जो कि टाइम लेते हैं। तो इन एग्ज़ाम्स का ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप गिवन टाइम में, जो आपको टाइम दिया गया है, उसमें पेपर को कैसे सॉल्व कर लें। वो टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है पहली। दूसरे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें टाइम का इशू नहीं होता। मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 घंटे का टाइम आपके पास है, आराम से आप क्वेश्चन को कर लेते हैं, कोई टाइम की शॉर्टेज नहीं पड़ती। तो ये चीज़ जान लें। दूसरी चीज़ ये भी जाना है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, पॉजिटिव मार्किंग होती है, वो सब चीज़ आप जान लें। और जब ये चीज़ आप जान जाएंगे कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कराती है, कितनी स्टेज में एग्ज़ाम होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, टाइम की समस्या उसमें है या नहीं है, ये आपको पता लग जाएगा देख के क्वेश्चन का नेचर। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि ये जो पेपर है उसकी रिक्वायरमेंट कितने घंटे की है और कितना घंटा हमें वो कमीशन या वो आयोग दे रहा है जो एग्ज़ाम कराता है। तो अगर कहीं आपको ये लगता है कि जैसे एसएससी की तैयारी आप करते हैं या DSSB की तैयारी करते हैं जिसमें टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, जैसे बैंक PO के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट की तैयारी भी करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी कि आप गिवन टाइम में, जो आपको टाइम दिया जाता है, उसी समय में आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। टाइम की कमी नहीं पड़नी चाहिए, वरना अगर क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा आपको मैनेज करना या जॉब को पाना। तो
दो चीज़ें आप अभी तक कर चुके हैं, जहाँ तक हमने अभी बात की है कि पहली चीज़ आपने डिसाइड कर लिया कि आप कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, खूब सारी रिसर्च कर लिया आपने, खुद से सोचा अच्छे से आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और दूसरा उसके बाद में आपने जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है या एग्ज़ाम किस स्टेज में होता है उसके बारे में सब आपने जान लिया। दो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब तीसरी स्टेज में आते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या करना है कि उस कमीशन की साइट पे जाना है या पिछले साल में जो एडवर्टीजमेंट आए उस जॉब के लिए वो आपको वहाँ से मिल जाएगा कि उसमें सिलेबस, जैसे आप BA MA BSc BCom जो भी कोर्स आप करते हो उसका सिलेबस होता है, वैसे ही सारी जॉब का सिलेबस होता है। एक सिलेबस दिया जाता है, उस सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें एग्ज़ाम कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसका भी एक सिलेबस होता है, एक फ्रेम होता है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो तीसरा काम आप ये करें कि उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लें, जो सिलेबस है जॉब के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें और उसको अच्छे से पढ़ें। खाली पढ़ना नहीं है, उसको रटना नहीं है, लेकिन वो कुछ सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है। सिलेबस में कमीशन या सरकार जो आपको एम्प्लॉय करना चाहती है, आपको कोई काम देना चाहती है, एक नौकरी देना चाहती है, तो आपसे क्या उम्मीद करती है, सिलेबस आपको क्या चाहता है कि आपसे क्या चीज़ आनी चाहिए। सिलेबस को डीपली पढ़ें, सिलेबस को पढ़ें नहीं, उसको समझें डीपली, उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, उसके एसेंस को समझें। मतलब इंग्लिश में कहावत कही जाती है कि यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब आपको डीपली पढ़ना है, एक एक शब्द को सिलेबस के बहुत गहराई के साथ पढ़ना है और हमेशा सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। और सिलेबस को जितना डीपली आप अच्छे से सिलेबस को दिमाग में याद कर लेंगे और सिलेबस को समझ लेंगे, उतना ही जॉब की तैयारी करना, सरकारी उसको निकालना आसान हो जाएगा। तो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लें, अपने पास रखें, हर वक्त जब भी आप पढ़ने बैठते हैं कॉपी पे आपके साथ में होना चाहिए, चिपका लें कॉपी के, चाहे जो फ्रंट पेज होता है उस पर चिपका लें। ये 3 आप काम अभी तक कर चुके हैं। पहला आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी नौकरी करनी है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और आपकी एप्टीट्यूड, आपके मिजाज के अकॉर्डिंग। उसके बाद में दूसरा आपने काम किया कि उस पेपर्स के बारे में, जो एग्ज़ाम होता है उस नौकरी के लिए, आपने सब चीज़ रिसर्च कर ली, कितनी स्टेज में एग्ज़ाम होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ। तीसरा काम आपने किया कि उस कमीशन की साइट पर जाकर, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एजेंसी, उसकी साइट पर जाकर आपने प्रिंट आउट निकाल लिया सिलेबस का उस जॉब के, उसको आपने अच्छे से पढ़ा। ये काम होने के बाद में आपको क्या करना है कि अब आपको पढ़ना शुरू करना है। जो सिलेबस आपने निकाला था, जो सिलेबस, आप बहुत सारे माध्यम का आपकी हेल्प ले सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बुक्स ही पढ़ें, आप YouTube से पढ़ सकते हैं उस सिलेबस टॉपिक के लिए, आप किताबों से पढ़ सकते हैं, आप NCERT भी कवर कर सकते हैं, आप कोई मार्केट में उस एग्ज़ाम से संबंधित कोई बुक मिलती हो उससे भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इंटरनेट की हेल्प बहुत ज़रूरी है। आज का जो दौर है नौकरी की तैयारी के लिए, उसमें इंटरनेट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरनेट लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। मतलब नाउ वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट नेट, विदाउट इंटरनेट। इंटरनेट एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है। जैसे हम खाना खाते हैं और घूमने जाते हैं, सारे काम लाइफ के करते हैं, वैसे ही इंटरनेट लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। तो इंटरनेट का बहुत से ज़्यादा यूज़ करें आप। और जो सिलेबस के ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलते हैं, तो वो इंटरनेट से आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हैं। ये आपने सिलेबस को समझा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी शुरू कर दी। जब एक बार फर्स्ट टाइम आप सिलेबस पूरा कर चुके हैं, जो आपने सिलेबस निकाला था वो आपने पूरा पढ़ लिया है, बुक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जो भी किताबें मार्केट में मिलती हैं उनके माध्यम से एक बार सिलेबस आपने पढ़ लिया है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5, आपको अब क्या करना है। अब आपको उस जॉब के लिए जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिस जॉब की भी आप तैयारी करते हो वो पहली जॉब नहीं है, उससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, बहुत से सारे लोगों ने वो एग्ज़ाम क्रैक किया है, बहुत सारे पेपर्स आपको इंटरनेट पे या मिल जाएंगे या इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। उसके साथ साथ में इनकी सारे पेपर्स की कंपाइलेशन बुक्स आती हैं, उसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स 10 साल के, 5 साल के या 20 साल के पेपर्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में उन पेपर्स को आप अच्छे से पढ़ें, उन पेपर्स को सॉल्व करें, देखें कि आपका लेवल कैसा है, कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, आप एग्ज़ाम में आप कहाँ स्टैंड करते हो। जब एक बार आपने सब कुछ समझ लिया, आपने सिलेबस को भी जान लिया, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ भी लिया, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल आप स्टेज में आते हैं, जो अप्लाइड पार्ट है उसमें आते हैं। तो उसमें आप ये देखते हैं कि
पेपर को आप सॉल्व करते हैं, आप अपनी तैयारी का लेवल चेक करते हैं कि मैंने जो पढ़ाई की है, कि मैं जिस नौकरी की तैयारी करना चाहता हूँ, जिस नौकरी को पाना मेरा सपना है और मैंने उस पर टाइम खर्च किया है, मैं मेहनत कर रहा हूँ और उस पर पैसे भी खर्च कर रहा हूँ, अपना कीमती समय भी खर्च कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस एग्ज़ाम में स्टैंड करता हूँ कहीं पर? वो आपको कहाँ से पता लगेगा? प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनसे आपको पता लगेगा। उन पेपर्स को सॉल्व करें और कुछ क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, उसमें कुछ आसान लगेंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, खुद पे आपको भरोसा आएगा कि हाँ ये मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। जब आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे रास्ता आपकी आसान हो जाएगी। आप सारे जितने भी अभी तक जिस भी कमीशन ने एग्ज़ाम कराए हैं जॉब के लिए, जितने भी पेपर्स अभी तक हो चुके हैं, सभी मार्केट से ख़रीद लें या गूगल से डाउनलोड कर लें, जहाँ भी मिलती हो, जैसे भी अरेंज करके सभी पेपर्स को डीपली पढ़ लें, 2-2 बार पढ़ लें, 3-3 बार पढ़ लें। उसके बाद में ये भी काम कर लें तो आप तकरीबन 75% आप एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं। ये 5 स्टेजेस मैंने बताई, ये 5 स्टेजेस आपने अगर पूरी कर ली, उसके बाद में आपने नौकरी की तैयारी के लिए 75% काम पूरा कर लिया है। आपका 25% जो तैयारी है वो छूट रही है अभी। आखिरी जो पॉइंट है उसमें क्या रहेगा कि आखिरी पॉइंट में आप फिर मॉडल्स पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें। पहली बात तो आपने उस जॉब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे वो सॉल्व किए, आपने उससे देखा कि आपका लेवल कैसा है, आपको कौन सी कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, कौन से सिलेबस का सेक्शन है जो आपको मुश्किल मालूम पड़ता है, कौन सा सिलेबस का सेक्शन जो आपको इजी मालूम पड़ता है, जिसमें आपको लगता है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकता हूँ। तो जो अब जहाँ पे आपका कमज़ोर एरिया है वहाँ पे ज़्यादा टाइम दें, उसको ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद में मार्केट में मॉडल्स पेपर भी आते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले या ये बुक्स भी आती है जिसमें मॉडल पेपर होते हैं, वो मॉडल पेपर बना के देते हैं, उसको सॉल्व आप करते हो, उससे आपकी प्रैक्टिस होती है। तो अब जो आखिरी फेज़ है उसमें आप मॉडल्स पेपर सॉल्व करेंगे। मॉडल्स पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और एक स्ट्रेटजी आप अपनाएं जिसको फीडबैक कह सकते हैं। फीडबैक प्रोसेस क्या होता है कि आपने अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, आप सिलेबस पहले पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आपको लग रहा है कि मैंने ये टॉपिक तो पढ़ लिया है, लेकिन इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में, कहीं ना कहीं मैं परेशानी का सामना कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को मैं पढ़ चुका हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल लूँ कि आपने सोलर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया है, सौर मंडल को अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन सौर मंडल से जो सवाल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको उसमें दिक्कत आ रही है, आप कहीं ना कहीं वो कर नहीं पा रहे हो, फंस रहे हैं आप। तो उसको फिर दोबारा से आप टेक्स्ट बुक में जाएंगे, जिस किताबों से, जिस सोर्स से आपने स्टडी की है उस टॉपिक की, उसको दोबारा पढ़ें। और आप इसके साथ साथ कॉपी पे नोट्स बनाते जाएं, अपने नोट डाउन करते जाएं, जो मुश्किल चीज़ें लगती हैं उसको नोट डाउन करते जाएं और उन नोट्स को रेगुलर टाइम पे उसका रिवीजन करते चले जाएं। और ये आखिरी फेज़ है जो 25% में आपको बता रहा हूँ जो बच गया, उस 25% में ये सारी चीज़ें आती हैं। और सेकंड जो लास्ट चीज़ है उसमें आप अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करें। कंटिन्यूटी मेंटेन का मतलब आपकी पढ़ाई लगातार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन पढ़ाई कर ली और 6 दिन आप घूम लिए, आपने पढ़ाई सिलेबस से दूर चले गए। आपको उस जॉब को जीना है, मेंटल तरीके से आपके दिमाग में हर वक्त वो चलना चाहिए कि मुझे ये जॉब हासिल करनी है। आपके दिमाग में और सारी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में उस जॉब का ख्याल रहना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है, मुझे इस टारगेट को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। उसके पेपर्स के बारे में, उसका पेपर्स कब होगा, कौन सा कमीशन कराता है, कितने साल के बाद वैकेंसी आती हैं, कितनी वैकेंसीज आती हैं, कितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। ये सारी जानकारी अब मिलने से क्या होता है कि हम एग्ज़ाम के रिदम में, एग्ज़ाम में घुस जाते हैं। सब कुछ एग्ज़ाम के बारे में पूरी सोच हमारी हो जाती है और हम उसकी एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है उसमें फिट होने लगते हैं और जॉब को एक तरीके से हम जीने लगते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जीने लगते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है किसी जॉब को पाने के लिए। आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। आप सभी जानते हो कि सरकारी नौकरी पाने के लिए एक होड़ सी लगी है, एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक सीट पर हज़ार लोग रहते हैं, 1000 वैकेंसी आती है तो 10-15 लाख फॉर्म पड़ते हैं। तो ऐसे कंपटीशन के दौर में अगर आपके अंदर पैशन नहीं है जॉब को पाने का, आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, आप सीरियसली ईमानदारी से मेहनत नहीं कर सकते, आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो सकता किसी काम पर, आप दुनियादारी को छोड़ नहीं सकते कुछ समय के लिए, तो नौकरी को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई
और उनको वो काम करते रहे और वो काम लगातार करते रहे। हाँ, आप एक आध दिन के लिए घूमने जा सकते हो, आप त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हो, आप शादी में जा सकते हो, लेकिन एक लंबे समय के लिए पढ़ाई से दूर जाना ये डेंजरस है आपके लिए। आप पढ़ाई में कंटिन्यूटी लाइए, उसमें लगातार कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, लगातार आपका काम चलता रहना चाहिए। हाँ, आपकी स्पीड, पढ़ने का जो रिदम है वो धीरे हो सकता है, उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी 365 दिन पूरे साल पढ़ाई का जो ग्राफ है वो सीधा ही चलेगा, नहीं, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। समय के साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी पढ़ाई अच्छी होती है, कभी थोड़ी स्लो होती है, लेकिन स्लो के फेज जो आता है आपका, उसमें भी पढ़ाई आपकी चलती रहनी चाहिए। पढ़ाई में कंप्लीट ब्रेक नहीं आना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप पीछे चले जाते हैं। जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं जॉब के लिए, जॉब की तरफ आप बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं जब आप पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, पढ़ाई का आपका रिदम टूट जाता है, तो आप पीछे की तरफ आने लगते हैं। तो कंटिन्यूटी ज़रूर मेंटेन करें जॉब के लिए। तो ये कुल मिला के जो मैंने बताई आपको, ये 5 ऐसी स्ट्रेटजी थी जिनको अगर कोई कैंडिडेट पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ अप्लाई कर देता है तो कोई भी नौकरी पाना मुमकिन है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट नौकरी पाना, चाहे वो यूपीएससी की नौकरी हो या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरी हो, एसएससी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इंटर कॉलेज में लेक्चरर हो,